मगर विधि विभाग ये है कि केस मुकदमों का मामला हुआ या फिर जो सरकारी वकील नियुक्त होते हैं उसमें विधि विभाग की भूमिका होती है। वैसे वकील आ जाएंगे जो उनके समर्थक हों और फिर उनके लोगों को मदद करें तो वो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। राजद में ज़रूर उत्साह है क्योंकि उनको सत्ता में शामिल होने का मौका मिला है और उनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये तेजस्वी के लिए एक मौका है कि वो जो एक दाग लगा हुआ है जंगल राज का उससे वो मुक्त हो सके। हर गठबंधन चाहता है कि नीतीश के साथ हम जुड़ जाएं, नीतीश हमारे खेमे में आ जाएं। उनकी एक इमेज है, वैसा दूसरा कोई नेता अभी बिहार में नहीं है जो अपने बलबूते बिहार के जिलों में दौरा करे, 4-5 हज़ार की भीड़ जमा कर ले अपने नाम पे। वैसा कोई नहीं है। ये कर सकते हैं तेजस्वी। उनको अभी लंबी पारी खेलनी है राजनीति में। और अब आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 20 लाख लोगों को देंगे, ये हास्यास्पद लगता है और एक लगता है कि ये छल करने की कोशिश है जनता के साथ, नौजवानों के साथ। मगर फिर भी चूँकि मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए और कुछ समय देना चाहिए। तो ये चंद्रशेखर चूँकि प्रोफेसर हैं और उसी बिरादरी से जुड़े हुए हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि एक ढांचा कैसे फिर से खड़ा करें जो ध्वस्त हो चुका है। और शिक्षा विभाग, जिस बिहार की जो बदनामी होती रही है उसमें शिक्षा विभाग भी एक बड़ा कारण रहा है। शिक्षा की स्थिति तो बिल्कुल चौपट है बिहार में, चाहे वो कॉलेज स्तर की शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो। बिहार में शिक्षा का विभाग का अस्तित्व ही नज़र नहीं आता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब मंत्रियों को विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है। अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो आरजेडी के पास ज़्यादा संख्या आपको नजर आएगी, लेकिन सवाल यही है कि एनडीए की सरकार ने किस प्रकार से काम किया और अब महागठबंधन की सरकार किस प्रकार से आगे काम करेगी। विभागों के बंटवारे के बारे में आप अगर बताएं तो तेजस्वी यादव 4 मंत्रालय संभालेंगे। उसमें स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण कार्य, ये 4 विभाग उनके पास हैं। शिक्षा विभाग आरजेडी के खाते में चला गया है। ऐसे में क्या कुछ आगे होगा, क्या संभावनाएं हैं इस सरकार से, क्या उम्मीदें आप लगा सकते हैं, कैसे काम होगा, कैसे बिहार का विकास होगा, क्या ये जो सरकार कह रही है कर पाएगी, क्या रोजगार दे पाएगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं जो उम्मीद जनता ने लगाया था, क्या पूरा कर पाएगी? देखिए, नई सरकार ने आज ओथ लिया है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं हैं कि वो सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। मगर जो चेहरे उसमें लिए गए हैं, जिन चेहरों को मंत्री बनाया गया है, उसको देख करके बहुत उम्मीद नहीं जगती है। एक तरह से कह सकते हैं कि निराशा होती है, क्योंकि जदयू ने तमाम पुराने मंत्रियों को, पिछली सरकार के मंत्रियों को ही रिपीट किया है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोई पार्टी में नाराज़गी न हो और कोई नया समीकरण पार्टी के अंदर न बने, इसीलिए पुराने मंत्रियों को हमको लगता है कि रिपीट किया गया है। इसलिए जदयू में कोई उत्साह नहीं है, कार्यकर्ताओं में भी कोई वैसा उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। रह गई बात राजद की, राजद में ज़रूर उत्साह है क्योंकि उनको सत्ता में शामिल होने का मौका मिला है और उनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इससे पार्टी में एक उत्साह है, एक नया जोश है कार्यकर्ताओं में। मगर उनके यहाँ भी जो चेहरे सरकार में लिए गए हैं उनको देख के बहुत उम्मीद नहीं जगती। उम्मीद ये थी कि तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं और इस बीच बहुत मैच्योर हुए हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो ये लग रहा था कि वो समझदार और अच्छे लोगों को कैबिनेट में जगह देंगे अपनी पार्टी की ओर से, ताकि एक बेहतर छवि पार्टी की बन सके और बिहार का विकास हो सके। मगर जो चेहरे हैं उसमें कई दागी चेहरे हैं जो बहुत बदनाम रह चुके हैं, वैसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। तो बहुत उम्मीद वो चेहरे नहीं जगाते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो कि आरजेडी अपने लोगों पर कैसे नियंत्रण रखती है, क्योंकि राजद की जो पहचान रही है वो जंगल राज के रूप में रही है और ख़ुद नीतीश कुमार, जदयू और दूसरी तमाम पार्टियां इसको उछालती रही हैं कि जंगल राज था, उससे मुक्त कराने का दावा और क्रेडिट लेते रहे हैं नीतीश कुमार। अब उसी के साथ फिर सरकार बना लिए हैं वो,
तो वैसी स्थिति में ये तेजस्वी के लिए एक मौका है कि वो जो एक दाग लगा हुआ है जंगल राज का, उससे वो मुक्त हो सके। मगर इसके लिए बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जो रंगदारी, अपराध, इन सब से जुड़ा हुआ जो एक चेहरा नज़र आता है उसमें, पार्टी में अंदर या बाहर, या जो छवि बनी हुई है कि ऐसे लोगों को पार्टी में स्थान दिया जाता है, उस पर अगर वो नियंत्रण पा लेते हैं तो पार्टी की छवि सुधर सकती है, पार्टी का आधार वोट बढ़ सकता है, सवर्णों में भी या ऊंची जातियों में भी उनकी पैठ बढ़ सकती है। जो एक सभ्य नागरिक समाज है बिहार में, उसके अंदर उनका विस्तार हो सकता है समर्थन का। मगर ये उनके काम काज पर निर्भर करता है। तो ये सबसे बड़ी, नीतीश से ज़्यादा बड़ी चुनौती तेजस्वी के लिए है इस सरकार में, कि वो अपने समर्थकों को कैसे काबू में रख पाते हैं, कैसे अनुशासित करते हैं, कैसे उनको कोई वो उपद्रव न करें, रंगदारी का कोई मामला ना आवे, उसमें कोई आरजेडी का व्यक्ति जुड़ा हुआ न दिखे, इसके लिए उन्हें प्रयास करना होगा। सर, कुछ चेहरों की भी बात करेंगे आरजेडी से जो मंत्री बने हैं। सबसे पहले बात करेंगे तेज प्रताप यादव की। पिछली बार के महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, इस बार भी यही उम्मीद थी, लेकिन इस बार पर्यावरण विभाग मिला, स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी ने खुद रख लिया। क्या कुछ सोचकर ये कदम उठाया गया होगा? तेज प्रताप ने इच्छा भी जाहिर की थी कि अगर वही विभाग मिलेगा तो अच्छा काम कर सकते हैं हम, मगर कोई भी विभाग मिले। वो ये भी कह रहे थे, लगता है कि उनको ये पहले से ये रहा होगा, आभास हुआ होगा कि हो सकता है विभाग बदल जाए, तो ये रास्ता उन्होंने खुला छोड़ा था। तो विभाग बदल दिया गया, और जो अभी स्थिति है, जिस तरह से कोरोना महामारी और फिर उसके बाद मंकी पॉक्स और तमाम तरह की क्या क्या बीमारियां आ रही हैं नई नई, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम करने की ज़रूरत है, और गंभीर नेता वहाँ चाहिए जो लीड कर सके विभाग को। तेज प्रताप में वो क्षमता संभवतः पार्टी ने नहीं देखी होगी कि वो लीड कर पाएंगे ऐसी स्थिति में, तो इसलिए तेजस्वी ने वो विभाग अपने पास रख लिया कि इससे विवाद भी ना हो, और तेज प्रताप भी विरोध नहीं कर पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, चूँकि उनके भाई के पास ही वो विभाग गया है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से वो विभाग इनके पास गया, और पर्यावरण विभाग उनको दिया गया है। पिछले कुछ समय से ये लगातार देखा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव पीएमसीएच में चले जा रहे थे, कभी एनएमसीएच में चले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाने का भी प्रयास करते हैं कि मैं लोगों की मदद बहुत करता हूँ। पर्यावरण विभाग देकर क्या उन्हें एकदम इग्नोर कर दिया गया, साइड कर दिया गया? कह सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण विभाग की भूमिका कोई बहुत बड़ी वैसी नहीं है। हालांकि पर्यावरण पर जोर बहुत दिया जा रहा है, मगर एक सीमित कार्य क्षेत्र है उसका, आम आदमी से जुड़ाव उसका बहुत कम है उस विभाग का। तो ऐसे में ये है कि उनको संतुष्ट करने के लिए विभाग दे दिया गया, मंत्री बना दिया गया, मगर उसकी बहुत व्यापक भूमिका जनता के साथ जुड़ाव में नहीं है। तो ये माना जा सकता है। और तेज प्रताप समस्याएं खड़ी करते रहे हैं, तो इन सब वजहों से पार्टी ने यह फैसला लिया होगा। और उनको कैसे नियंत्रित रखें, कैसे अनुशासित रखें, ये तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अनंत सिंह के खास कार्तिक सिंह इस बार विधि मंत्री बन गए हैं, तो सर क्या राज्य में विधि व्यवस्था बनी रहेगी या बिगड़ जाएगी? क्योंकि जो छवि है अनंत सिंह की या उनके करीबियों की, वो बाहुबली की है। तो विधि व्यवस्था संभालने के लिए बनाए गए हैं या बिगाड़ने के लिए बनाए गए हैं? क्योंकि कई केसेस भी हैं उनके ऊपर। विधि विभाग का विधि व्यवस्था से बहुत मतलब नहीं रहता, वो गृह विभाग के जिम्मे आता है। मगर विधि विभाग ये है कि केस मुकदमों का मामला हुआ या फिर जो सरकारी वकील नियुक्त होते हैं, उसमें विधि विभाग की भूमिका होती है। तो अब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और या तो विधि व्यवस्था बहुत मजबूत होगी उनके राज्य में, या फिर वैसे वकील आ जाएंगे जो उनके समर्थक हों और फिर उनके लोगों को मदद करें, तो वो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। अब क्या सोच के ये फैसला लिया गया वो तो नेता ही जाने, मगर ये अच्छा चयन नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहे, 1-1.5 साल जब से सरकार बनी तब से, वो है विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री के तौर पर। जब से शिक्षा मंत्री रहे तब से जो अभ्यर्थी हैं या छात्र वो सड़कों पर ही नजर आए, चाहे एसटीईटी का मामला हो, 7वें चरण का मामला हो, बीटेट का मामला हो, सीटेट का मामला हो।
जब भी देखा जाए जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो असंतुष्ट नजर आए विजय कुमार चौधरी से। अब विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री नहीं है, उनकी जगह पर आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री बनाया गया। ये चयन कितना बेहतर है? चंद्रशेखर चूँकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, इसलिए माना जा सकता है कि वो समस्याओं को ज़्यादा गहराई से समझते हैं, उसके जड़ मूल को समझते हैं और उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। मगर उन्हें कितनी छूट मिलेगी इस पर वो डिपेंड करता है। और शिक्षा विभाग, जिस बिहार की जो बदनामी होती रही है, उसमें शिक्षा विभाग भी एक बड़ा कारण रहा है। शिक्षा की स्थिति तो बिल्कुल चौपट है बिहार में, चाहे वो कॉलेज स्तर की शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो। बिहार में शिक्षा का विभाग का अस्तित्व ही नज़र नहीं आता है। न क्लास होते हैं कॉलेजों में, न शिक्षक हैं, न प्राध्यापक हैं, न लैब है, न लैब में कोई व्यवस्था है। तो ये हालत है। प्रिंसिपल अधिकांश कॉलेजों में नहीं है, स्कूलों में नहीं है। तो ये एकदम मतलब कहिए कि ध्वस्त हो चुकी है शिक्षा व्यवस्था बिहार में। तो ये चंद्रशेखर चूँकि प्रोफेसर हैं और उसी बिरादरी से जुड़े हुए हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि एक ढांचा कैसे फिर से खड़ा करें जो ध्वस्त हो चुका है। और एक से एक कहानियाँ शिक्षा विभाग की आते रही हैं, कैसे कैसे लोग शिक्षक बहाल हो गए। तो ये तमाम चुनौतियां हैं, अब उससे किस तरीके से वो निपट पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है, चूँकि वो गंभीर आदमी हैं, विवादों में नहीं रहते हैं और ख़ुद प्रोफेसर हैं। तो वो अगर उनको खुली छूट दी जाए तो वो बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। जब से शहनवाज हुसैन बिहार सरकार में मंत्री बने, काफ़ी कुछ उम्मीदें बढ़ गई थी जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे। अब तो वो मंत्री रहे नहीं, डबल इंजन भी चला गया। अब समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री बनाए गए हैं, क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है? ज़रूर उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि वो वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं और वैश्य समाज उद्योग धंधे में ज़्यादा है, वो उसका दखल ज़्यादा है। तो वो उस पीड़ा को समझते हैं और ख़ुद भी वो एक व्यवसायी हैं। तो इसलिए व्यवसायी को क्या दिक्कत आती है, व्यवसाय खड़ा करने में, उसको चलाने में किस तरह की मुसीबत होती है, इन सब से वो वाकिफ़ हैं और उसको वो निपट सकते हैं। क्योंकि उनका अनुभव भी रहा है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो उनका अनुभव है और वो कर सकते हैं, सक्षम हैं, इसमें सक्षम नजर आ रहे हैं। तो सर, पूरी अगर कायाकल्प देखा जाए इस मंत्रालय की, मंत्रिमंडल की, तो उम्मीद कहीं कहीं नजर आती है, लेकिन कहीं पर विभाग देखकर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है कि गंभीर नज़र नहीं आती सरकार। नहीं, तेजस्वी ने अब तक जो अपना इम्प्रेशन दिया है, उससे तो ये उम्मीद ज़रूर जगती है कि वो कुछ करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में अभी राजनीतिक नेतृत्व के क्षेत्र में शून्यता की स्थिति है। ले देकर के नीतीश कुमार एक अकेले नेता हैं जिनकी एक छवि है और लीडरशिप उनके हाथ में है। हर गठबंधन चाहता है कि नीतीश के साथ हम जुड़ जाएं, नीतीश हमारे खेमे में आ जाएं। तो ये उन्होंने एक अपनी छवि ऐसी बनाई है, साफ़ सुथरी छवि है। कितना काम किया नहीं किया वो अलग विषय है, मगर उनकी एक इमेज है। वैसा दूसरा कोई नेता अभी बिहार में नहीं है जो अपने बलबूते बिहार के जिलों में दौरा करे, 4-5 हज़ार की भीड़ जमा कर ले अपने नाम पे। वैसा कोई नहीं है। ये कर सकते हैं तेजस्वी, क्योंकि उनको मौका मिला है और अगर वो इस मौके का सदुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं, तो आने वाला समय उनका होगा। उनको अभी लंबी पारी खेलनी है राजनीति में और इसका वो फ़ायदा उठा करके चाहें तो आगे के लिए रास्ता अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी का वो एक आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा रोजगार पर। 2020 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना रोजगार। बीजेपी ने कहा 19 लाख देंगे, तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे। सरकार अब तेजस्वी की आ गई, सवाल उठने लगे। उस समय नीतीश कुमार कहा करते थे कि ये असंभव है, पैसा ही नहीं है तो 10 लाख को नौकरी कैसे देंगे। अब कह रहे हैं कि 10 लाख नहीं, हम 20 लाख देंगे। क्या संभव है ये 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार? अब ये किस आधार पर उन्होंने 20 लाख लोगों की घोषणा कर दी नौकरी देने की, तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर ये संभव था तो आपने पहले क्यों नहीं किया। आप इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, महागठबंधन के साथ भी रहे, भाजपा के साथ भी रहे, तो अगर 20 लाख न कहें 5 ही लाख लोगों को नौकरी देना अगर संभव था तो क्यों नहीं दिया पहले। और अब आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 20 लाख लोगों को देंगे, ये हास्यास्पद लगता है। और एक लगता है कि ये छल करने की कोशिश है जनता के साथ, नौजवानों के साथ।
मगर फिर भी चूँकि मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए और कुछ समय देना चाहिए उनको कि वो अपनी घोषणा पर अमल करें और नौजवानों की जो उम्मीद है इस सरकार से उसको वो पूरा करें। क्या तेजस्वी का दबाव उन पर रहा है ये बोलने के लिए? बिल्कुल दबाव है, क्योंकि तेजस्वी से लोगों ने पूछ दिया, पत्रकारों ने पूछ दिया शपथ लेने के तुरंत बाद कि क्या करेंगे अब, तो उन्होंने कहा था कि करेंगे हम, वो हमारा कमिटमेंट है, हम उस पर काम करेंगे। तो ये दबाव ज़रूर रहा होगा। और मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा गया रोजगार का, तो उन्होंने अपने भाषण में उसका उल्लेख किया कि हम देंगे। हाँ, गांधी मैदान से किया। तो उस भाषण का महत्व होता है कि गांधी मैदान से और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या बोल रहे हैं लोग। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ करेंगे ज़रूर। उम्मीद करनी चाहिए कि जो कहा है वो करेंगे। और गांधी मैदान से उन्होंने अपने भाषण में ये ऐलान किया कि 10 लाख नौकरियां तो देंगे ही, 10 लाख और रोजगार सृजन करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले तो 2020 के चुनाव में कहा करते थे कि ये संभव ही नहीं है, और इसको लेकर वो ये भी कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, जहाँ जेल में है वहीं से आएगा। लेकिन अब क्योंकि सरकार में प्रभुत्व आरजेडी का है, तो अब तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वो भी नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। अब देखना है कि कब तक करते हैं। 2022 से 2025 तक का मौका है, क्योंकि जिम्मेदारी केवल नीतीश कुमार की इस बार नहीं होगी, तेजस्वी यादव की भी टेस्टिंग होगी कि आखिरकार वो किस प्रकार से नीतीश कुमार से काम करवा पाते हैं। जो मंत्री बने हैं वो पूरी सूची आप हमारे चैनल लाइव बिहार पर देख सकते हैं। उसका भी एक वीडियो हमने साझा किया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा मंत्रियों की हो रही थी उस पर भी बातचीत हमने की कि कौन जो मंत्री बने हैं उन्हें कौन सा विभाग मिल गया तो कितना खरा उतरेंगे, कितना नहीं उतरेंगे, इस सरकार से कितनी उम्मीद की जा सकती है, कितनी नहीं। आरजेडी के तरफ से जो मंत्री बने हैं उसमें अगर कुछ पर सवाल उठ रहे हैं तो कुछ को लेकर तारीफें भी हो रही हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से अपने पुराने मंत्रियों को ही रिपीट किया है, जबकि उनके काम को अगर देखें तो ज़्यादा कुछ वो गंभीर नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में किस प्रकार बिहार इस महागठबंधन की सरकार में विकास करेगा, जो संभावनाएं हैं उस पर किस प्रकार काम करेगा, बिहार की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा, ये सब आगे चलकर पता चलेगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।